कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें अफसोस है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए हमने बाहर जाने दिया, हमें रिग्रेट है इस बात का। इस इशू पर भी बात करेंगे। और एक और अहम बात कल इमरान खान साहब ने की है, वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का बिल जो कि नेशनल असेंबली से तो पास हो गया था लेकिन सेनेट से पास नहीं हो सका। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि कल अगले हफ्ते हम जॉइंट सेशन बुलाएंगे और अगर ऑपोजिशन की वजह से जॉइंट सेशन में भी ये बिल मुस्तरद हो जाता है तो फिर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा सकता है फैटेफ की, और इसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया इस बिल पे तो इसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर आएगी, और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर आएगी। इस वक्त जो जॉइंट सेशन का नंबर गेम है वो स्लाइटली फेवर करता है ऑपोजिशन को। तो ऑपोजिशन क्या पोजीशन लेने जा रही है इस पर भी हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो इस बिल के हवाले से बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते हुकूमत ने कहा है कि जॉइंट सेशन आएगा और इसमें भी अगर ये बिल मुस्तरद होता है ऑपोजिशन की वजह से और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट का सामना करना पड़ता है, तो वो कह रहे हैं कि ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो आएगी ऑपोजिशन पे, और अपने जाती मफाद को बचाने के लिए आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की तरफ लेके जाएंगे इस बिल को मुस्तरद करके। देखिए शहजाद, ये हुकूमत बदकिस्मती से जिस लेवल पे डिस्कोर्स ले आई है, इंसान शर्म महसूस करता है। मुझे भी 25-30 साल हो गए सियासत पे। इस किस्म का झूठ मैंने ना कभी सुना है ना कभी देखा था। फैटफ एक चीज़ है, हुकूमत का इंतकामी एजेंडा दूसरी चीज़ है। जहाँ तक फैटफ की कानून साजी है, अपोजिशन ने मुकम्मल ताउन किया और वजीर खारजा ने तहरीरी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन को खत लिख के शुक्रिया भी अदा किया और अपोजिशन के किरदार की तारीफ भी की। अब हुकूमत का मसला ये है कि ये जो पिछला बिल रिजेक्ट हुआ है, इसमें हुकूमत ने हमारे साथ इत्तफाक किया था कि इसमें एक तरमीम है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ की मंजूरी के साथ करना है। ये तरमीम पर इत्तफाक हुआ था। हुकूमत ने आखिरी वक्त वो तरमीम विड्रॉ कर ली और हुकूमत ने चाहा कि इस बिल के अंदर भी नैब वाले इख्तियारात डाल दिए जाएं कि जिसको चाहा जिसको दिल किया उठा के अंदर कर दिया और उसकी जमानत नहीं, 90 दिन के लिए बंदा गायब और उसके बाद आप उसकी आवाज खामोश करा दें। तो हमारा इनसे इख्तिलाफ फैटिफ पे नहीं है। फैटिफ ने इनको ये नहीं कहा कि 90 दिन के लिए आप गिरफ्तारियां करें बगैर जमानत के, बगैर उसको कानून का कोई मदद देने के। आप ये जो काला कानून ला रहे हैं, ये आपका अपना एजेंडा है और हम लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उन पर आपको कैसे डाका डालने दें कि आप अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में जिसको चाहे पकड़ के अंदर कर दें और 90 दिन के लिए बंदा गायब। अगर आपने गिरफ्तार करना है, आपके पास सबूत है, आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाइए, वहां से उसका परवाना लीजिए गिरफ्तारी का, उसको गिरफ्तार कर लें। यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा कानून कहता है। लेकिन इमरान साहब के सिर के ऊपर हिटलर बनने की धुन सवार है। वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं कि जो उनको नापसंद हो उसको कान से पकड़ के जेल के अंदर फेंक दो। तो इस किस्म के कानून अगर ये बुलडोज करेंगे तो हम अदालत में जाके चैलेंज करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि दोनों इशू रहे। एक तो कि इतनी पावर दे देना कि आप बगैर वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट के, आप मजिस्ट्रेट की मर्जी के बगैर आप अरेस्ट कर लेते हैं और एक लंबे अरसे तक कन्विक्शन से पहले तहवील में रखना, ये दोनों इशूज जरूर हैं। लेकिन इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि देखें, अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कोई सिविल ऑफेंस तो नहीं है और पाकिस्तान के पीनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस हैं उसमें पुलिस के पास ये अथॉरिटी है, ये इख्तियार है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि कोई सिविल ऑफेंस नहीं है तो उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए शहजाद, इस वक्त फैटिफ के जितने ममालिक हैं, किसी मुल्क में इस तरह का काला कानून राइज नहीं है। हमने ये उनके वजीर साहब जो फैटिफ को डील करते हैं उनसे कहा था कि आप हमें बता दीजिए कि फैटिफ ने आपको कहां कहा है कि इस किस्म का काला कानून बनाया आप, तो हम आपके साथ हो जाएंगे। अगर उनकी ये रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए तो हम आपकी हमायत कर देंगे। लेकिन उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। फैटिफ ये नहीं कहता कि आप लोगों को किसी किस्म के जुडिशियल ओवरसाइट के बगैर गिरफ्तार करके जेलों में डालें, ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। इससे पहले ये एक और कानून लेकर आए थे जिसमें 6 महीने के लिए बंदों को गिरफ्तार किया जा सकता था। उस पर भी हमने जब बहुत एहतजाज किया और वो एक्सपोज हो गया तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तो लिहाजा ये असल में फैटिफ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं
अपना दरअसल ये एक एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं जो कि इस मुल्क को एक डिक्टेटरशिप कायम करे इमरान खान तो की। क्या ऑपोजिशन सेनेट में भी अपोज करेगी इस बिल को? क्योंकि एहसन इकबाल साहब कोई मिडिल ग्राउंड तो शायद निकालना पड़े, क्योंकि जो ये एक शिक है इसमें अमेंडमेंट में कि नॉन कॉग्निजेबल से इसको कॉग्निजेबल बना रहे हैं। मैंने देखा है इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस है, श्रीलंका में भी है, यूएस में भी बाज अथॉरिटीज को यह इजाजत है कि वो बगैर वारंट के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी कर सकते हैं। यूके में भी बाज अथॉरिटीज को यह इजाजत है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में इसको करने जा रहे हैं। तो कोई मिडिल ग्राउंड निकालेंगे क्या? जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं वहां पे ये नहीं होता कि साद रफीक को 1.25 साल के लिए अंदर कर दो, शाहिद खाकान को 1 साल के लिए कर दो, 2.25 महीने मैं भी भुगत के आया हूं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप जब नैब के परव्यू में चीजों को लाते हैं तो नैब तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा, आप सर्टिफाइड है। वो नैब को अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें अपने हालात के मुताबिक कानून बनाना है कि कल को कोई मिसयूज ना कर सके, यहाँ पे डिक्टेटरशिप कोई इसको गलत इस्तेमाल ना कर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एहसन इकबाल साहब, क्या आप इसको मुकम्मल तौर पे अपोज करेंगे या कोई ऐसा तरीका निकालें कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो, जैसे कि बाज ममालिक में आप खुद कह रहे हैं कि है लेकिन वहां पे इस किस्म की रिवायत नहीं मिलती कि उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो हम चाहते हैं कि इसको अदालत से मशरूत किया जाए। अगर हुकूमत के पास किसी के खिलाफ भी कोई सबूत है, अदालत में जाए, मजिस्ट्रेट की अदालत में जाए, वहां से उसका अरेस्ट वारंट ले और उसको गिरफ्तार करे। ये नहीं है कि हुकूमत का कोई एहलकार किसी की किस्मत का फैसला करे, किसको आजाद होना है, किसको जेल होना है, और झूठे केसों में आप लोगों को अंदर करें। आपके पास एविडेंस है, आप अदालत में पेश कीजिए, मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लें और बंदे को अंदर कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अमेंडमेंट जिस पे हुकूमत पहले इत्तेफाक कर चुकी थी उस पे वापस आएगी, अगर वो वाकई समझती है कि ये कानून मंजूर करना जरूरी है। अदरवाइज ऑपोजिशन इसको सेनेट में जॉइंट सेशन में अपोज करेगी। जी, हम इसे काला कानून तो नहीं बनने देंगे कि हुकूमत के पास एक और कानून आ जाए जिससे ये मुखालफिन से जेलों को भर दे। सही। एहसन इकबाल साहब, एक दूसरा मामला जो कि कल ज़ेर बहस आया इंटरव्यू में, वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें अफसोस है कि हमने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने दिया, क्योंकि देखें अब वो बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, सियासी रहनुमाओं से बात कर रहे हैं, और ये बड़ा पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि डैमेजिंग नून लीग के लिए है। 9 महीने हो गए हैं, इलाज अब तक नहीं हुआ है, ना नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली कोई बात करते हैं सियासत पे, लेकिन पाकिस्तान वापस भी नहीं आना चाहते। ये बड़ा डैमेजिंग लगता है नून लीग के अपने नैरेटिव के लिए। शहजाद, सबसे पहले तो मैं शहबाज गिल साहब के बयान की मजम्मत करूंगा। उन्होंने डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की जिस तरह तौहीन की है, वो पाकिस्तान के नामवर तरीन और ऑनेस्ट इंटेग्रिटी वाले प्रोफेशनल हैं। इस हुकूमत ने जैसे हमारे सिविल एविएशन का बेड़ा गर्क किया है, यह पाकिस्तान के हेल्थ केयर का भी दुनिया के सामने मजाक बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे फोर्जरी होती है, यहाँ पे किसी रिपोर्ट को आप मुस्तरद नहीं समझ सकते। भाई डॉक्टर आपके फैसल, जिनको आपने मुशीर सेहत लगाया है, आपकी सूबाई वजीर सेहत, सब कस्में खा रहे हैं कि रिपोर्टें ठीक थी। और ये हुकूमत ऐसी है कि ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इसका समझ ही नहीं आता कि इसका कौन सा तर्जुमान क्या बयान दे रहा है, इस हुकूमत का मौकफ क्या है। इनको अफसोस किस बात का लगा है? जो इनके बयानात से ये लगता है कि इनको जो सदमा खाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जान बच गई है। ये अपनी तरफ से इस ख्याल में थे कि खुदा ना खास्ता 1-2 दिन में कोई हादसा हो जाएगा, चलो हमारे गले से बला उतर जाएगी। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने लोगों की दुआओं से, उनकी वालदा की दुआ से सेहत दी है। उस सदमे से ये अभी बाहर नहीं आ सक रहे कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी कैसे बच गई है। वो बाहर गए थे साहब, लेकिन अगर उनकी जिंदगी बच गई है और अब वो पहले की तरह जो सिचुएशन उनकी शायद पाकिस्तान में थी उतने क्रिटिकल नजर नहीं आते, तो फिर पाकिस्तान वापस आके अदालतों का सामना करे, और जो उनका एक ऑनगोइंग इलाज है, जो उनका ऑनगोइंग इलाज है, जो बीमारियां हैं, उसका इलाज तो पाकिस्तान में भी हो सकता है ना। उनको बाहर तो इस सूरत हाल में भेजा गया था कि उनकी सिचुएशन क्रिटिकल थी और उस वक्त डॉक्टर कह रहे थे कि प्लेटलेट्स और कॉम्प्लिकेशंस का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। जी, वो बिल्कुल बाहर आएंगे, और जो उनके प्रोसीजर्स हैं वो ड्यू हैं। कोरोना की वजह से पिछले 4 महीने से बरतानिया के हॉस्पिटल भी बंद हैं, जैसे हमारे बंद थे, उस वजह से ताखीर हो रही है। जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। और ये वो शख्स है जो अपनी बीवी को डेथ बेड पे छोड़ के वापस आ गया था कि मैं कानून के सामने डिफॉल्ट नहीं करना चाहता। उस शख्स के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना भी मैं समझता हूं कि एक नहायत ही शर्मनाक फेल है। उस बंदे ने साबित किया है कि वो कानून की अमलदारी के लिए अपनी बड़ी से बड़ी पर्सनल कुर्बानी दे सकता है। तो लिहाजा उनके इलाज के लिए जो भी उनकी ट्रीटमेंट जरूरी है वो मुकम्मल करना उनका भी हक है, और हम सब की ख्वाहिश है
और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो पहली फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि वो कुलसुम नवाज साहिबा को डेथ बेड पे छोड़कर आए थे, पाकिस्तान आए थे, जबकि उनको पता था कि उनको जेल जाना है, लेकिन उस वक्त एक इलेक्शन का माहौल भी था। एहसन इकबाल साहब, ये पॉलिटिकल रियलिटीज भी जरा देखें, उस वक्त वो कन्विक्ट हो चुके थे, क्या उनके लिए मुमकिन था कि कन्विक्शन के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आते जबकि इलेक्शन का माहौल था? और इसी तरीके से अगर आप 2000 में चले जाए तो उस वक्त भी कहा था कि वो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक वो जिला वतन रहे। देखिए, जब वो वापस आए थे, कुलसुम नवाज साहबा को छोड़ के इलेक्शन का माहौल था, शायद उनके लिए बहुत अच्छा होता और पार्टी के अंदर अक्सरियत की राय ये थी कि वो मुल्क से बाहर रह के इलेक्शन तक वहां से रैलीज को खिताब कर सकते हैं, यहाँ पे उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा वहां बाहर रह के रैली से खिताब कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कानून की अमलदारी के लिए खुद को कानून के सामने पेश किया। और अब ये जितनी कहानी बनाई जा रही है, असल इशू नवाज शरीफ साहब नहीं है। असल इशू यह है कि 2 सालों में ये हुकूमत पिट चुकी है। ये अपनी नाकामी से डिस्कशन डाइवर्ट करने के लिए नॉन इश्यूज ले आती है। बात यह है कि आज मुल्क के अंदर मईशत का क्या हाल है, मुल्क की बेरोजगारी का क्या हाल है, मुल्क में गुर्बत का क्या हाल है, मुल्क की ज़राअत का क्या हाल है, किसान बेहाल हो चुके हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो घर किधर गए, वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, कश्मीर का क्या बना जिसको इन्होंने 1 साल तमाशाई बन के भारत के जिम्मे लगा दिया है और सकूत कश्मीर कर दिया है इमरान खान ने। ये नहीं चाहते कि सकूत कश्मीर के ऊपर बात हो, क्योंकि ये जिम्मेदार इन्होंने सौदा किया है कश्मीर का, इसलिए ये नॉन इश्यूज को लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।